ज़रा हटके में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर बारिशों की पेशगोई की है, जिससे हमारे जहन में पिछले साल के सारे वाक़यात आते हैं। आपको याद होगा जिनीवा में $9 बिलियन प्लेज किए थे काफ़ी ममालिक ने। ये पैसा आया नहीं आया, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हिस्से में ज़रा कुछ साइफ़र पे खेलते हैं। तो आप जान ही चुके हैं, आज सारा दिन ये ख़बरें चल रही हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का एक इकबाली बयान सामने आया है। वो एक अरसे से लापता थे और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मैं उसमें थोड़ा सा आपको सिर्फ बताता हूँ कि कल क्या हुआ, फिर ज़रार और वसत आपको आगे बताएंगे। तो कल तारीख़ थी 18 जुलाई। 18 जुलाई को अदालत में जो इस मामले पर इंक्वायरी पर एक स्टे था वो लिफ्ट हो जाता है। उसके बाद आज़म खान की गुमशुदगी के हवाले से एक थाने में जो रिपोर्ट है वो वापस हो जाती है। उसी दिन आज़म खान अपना एक मजिस्ट्रेट को मुबैना बयान 164 रिकॉर्ड कराते हैं और फिर उसी तारीख़ को वो FIA के सामने भी पेश होकर बताते हैं कि ये जो पूरा साइफ़र का मामला था, इसमें साबिक वज़ीर आज़म का क्या रोल था, साबिक वज़ीर ख़ारजा का क्या रोल था। तो ये सब मामला जो हैं ये कल हुए और आज मीडिया को जो है तफसीलात उसकी जारी कर दी गई। सारा दिन इस पर बहस होती रही है। 4 एंकर हज़रात को सबसे पहले ये तफसीलात दी गई थी, ऊपर से नाजिल हुई थी और फिर ये सारी बहस शुरू हुई कि यार मैंने 5 सेकंड पहले ट्वीट की थी, तूने 5 सेकंड बाद ट्वीट की थी, बाजी मैं ले गया हूँ, तुम हार गए, मैं जीत गया। जाहिर है कि इस पर बिल्कुल बहुत ही कम डिबेट हुई है कि यार आज़म खान थे कहाँ। हाँ, मतलब कहा उसने जो है वो तो कहा है, थे नहीं है कहाँ, है कहाँ अभी भी कुछ पता नहीं है कहाँ। थैंक यू फॉर द करेक्शन। मैं थोड़ा सा एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि 15 जून को आज़म खान तकरीबन 6:30 शाम के 6:30 7 बजे के बीच अपने घर से निकलते एक अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद किसी को नहीं पता कि आज़म खान कहाँ है। उसके अगले रोज़ एक FIR दर्ज होती है। FIR भी की ट्वीट भी है हमारे पास इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की कि जी इनकी गुमशुदगी के मामले के ऊपर हम तहकीकात कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर एकदम से आज मैंने जैसे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्त अब भी ज़ेरे समात है, अभी भी ज़ेरे समात है। अच्छा, अब वो कहाँ थे, क्या है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आज कुछ हमें नहीं, वो क्लैरिटी वो तो है। हाँ। लेकिन ये है कि PTI ने इस पे रिएक्शन ये दिया है कि अभी भी ऑफिशियली पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। ऑफिशियली अभी भी पुलिस आज़म खान को। हाँ। नहीं, अच्छा, उन्होंने वो पेश होकर वापस ले लिया। अच्छा केस तो। अच्छा फिर तो, हाँ, अच्छा फिर जो है ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं। राना सनाउल्लाह की जो मीडिया से गुफ्तगू थी, उससे भी मुझे ये लगा कि उन्हें भी शायद चैनलों के ज़रिए मालूम हुआ है कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। वो जो बकौल शख्स से बॉडी लैंग्वेज है ना, अच्छा वो क्लिप है, हाँ इनकी क्लिप है। इनसे ज़ाहिर जो सवालात हम इस वक्त कर रहे हैं वही इनसे सहाफ़ी भी पूछ रहे थे कि भाई वो कहाँ थे या कहाँ हैं, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो सुनिएगा वज़ीर दाखिला। ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं और इतने दिन उन्होंने जो है वो पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहता था और मैंने इस सारी सूरत हाल को जो है वो सोचने और समझने के बाद ये फ़ैसला किया है कि ये जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हुई इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस अमल में मेरी जो एक सरकारी हैसियत थी उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था और मुझे उसी वक्त जो है अपनी उस ज़िम्मेदारी से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने इस बारे में मैं कमज़ोरी का मुर्तकब हुआ जिस पर मुझे अफसोस है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज़ करूं और अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करूं। इमरान खान का नाम लेना तमाम चैनल पर पाबंदी है। आपने PTV पर लाइव उनका बेशुमार वो बहुत बड़ा नाम लिया है, क्या PTV के खिलाफ कार्रवाई होगी?
जी, मुझे तो इस पाबंदी का इल्म नहीं है, ना ही मेरे साथ किसी ने शेयर किया है कि किसी का नाम लेने पे जो है वो पाबंदी है। जी। अच्छा, इसमें राना साहब ज़ाहिर है बहुत ज़िम्मेदार आदमी है और उन्होंने कहा कि वो किसी दोस्त के घर पे थे और अच्छी बात यह है कि आजकल शुमारी इलाका जात में बारिशें हो रही हैं तो वो कहीं आसपास ही किसी दोस्त के घर पे होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या उन्होंने अपने अहले खाना को भी बताया है कि वो अपने किसी दोस्त के घर हैं और बड़े सेंसिटिव मामले पे जो है गौर कर रहे हैं? कम से कम अहले खाना को, अगर बीवी बच्चे होते हैं उन्हें पता होगा डेफिनेटली, उसके बावजूद भी उन्होंने दरख्वास्त वापस नहीं ली या थाने वालों को अपडेट नहीं किया। नहीं, तो वापस ले लिया नहीं, अब लिया ना भाई, अब लिया ना भाई। ये वाकया तो 15 जून का है ना। 15 जून के बाद से वो एक दोस्त के घर पे क्या होता रहा, जायद हो गया। देखिए मैं यार कम से कम बीवी को एक दफा तो पता है। मैं अपने दोस्त के घर डेडलाइन से 3 घंटे आगे अच्छा वापस घर आऊं तो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा सर। अगले दिन मैं यहाँ मेकअप लगा के आऊंगा क्योंकि नील पड़े होंगे मेरे मुंह के ऊपर। इस पे मुझे वाकया समझा आपने? इस पे मुझे वाकया याद आया कि वो हमारे एक दोस्त थे। अच्छा, वो अब क्या बहाना करें, अचानक से उन्होंने कहा कि दोस्तों ने कहा बस रुक जाओ, घर नहीं जाना। फ़ोन आ गया बीवी का, उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी मैं असल में फलाने की शादी में हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगा, हो सकता है कल सुबह आऊँ। तो उसने कहा कि किसकी शादी? उसने नाम लिया उसका। बारात कहाँ जा रही है? उसने कहा हो सकता है हैदराबाद चली जाए। तो वहाँ वो पकड़े गए। अच्छा देखिए, हम हंस रहे हैं लेकिन कुछ सीरियस टेक्निकल सवालात भी हैं इसके अंदर। एक तो ये 164 की बात चल रही है, उसका एक पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल, आपको एक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने अब वो प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ, अब इस पर हम डिबेट करें तो मेरा ख्याल है कि वक्त का ज़ाया है। अब अभी उन्हें खबर आई है कि अबू कासिम, क्योंकि राना साहब नाम ले सकते हैं, हम बड़े लोग। उन्होंने क्या कहा आज कि जी हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। नहीं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई नाम हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने अपने ऊपर खुद लगाई। हमने खुद से अच्छा नहीं लगता कहते हुए। तो अच्छा हाँ, तो अबू कासिम को FIA ने नोटिस भी किया है कि सर आप आए, ये क्या हो रहा है। तो पॉइंट इज कि हमेशा ये सवाल होता है ना कि यार क्या इसमें फंसा देंगे। ठीक है, इसका जब बड़ा सिंपल जवाब है कि अगर फंसाना चाहते हैं आप तो आप किसी चीज में भी फंसा सकते हैं। आप एक अनरिसीव्ड सैलरी पर भी ताहयात नाअहल कर सकते हैं एक 2-3 टाइम वजीर आजम को। तो ये तो छोटी सी बातें, ये तो छोटी सी बातें करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एक फ्लैशबैक याद आता है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25 अप्रैल 2000 की बात थी और जो हमारे वजीर ख़जाना हैं आजकल, तब भी वजीर ख़जाना डार साहब, तब भी वजीर ख़जाना थे शायद, और उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट के सामने हुदैबिया पेपर मिल के रेफरेंस केस में भी एक गाली बयान किया था और 164 के तहत, जिसके बाद फिर बाद में ये चीज़ें इमर्ज हुई कि जी वो हम ज़बरदस्ती, मतलब एट गन पॉइंट, अंडर ड्यूरेस, साहब जो भी कहना चाहें, वो मेरे से तलब किया गया था और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब तशद्दुद भी किया गया था। अच्छा, इसाक डार साहब पर। अब मुझे नहीं पता कि आजम खान पर क्या गुजरी है इन पिछले महीने में, लेकिन ये एक पास्ट रिकॉर्ड है। सिर्फ उन्हें 8 हफ्ते दिए गए थे। जनरल अमजद थे नैब के चेयरमैन, उन्होंने 8 हफ्ते उन्हें दिए कि भाई देख ले, तू बज्जा सुल्तानी गवाह है, ज़मीर मरामत करेगा नहीं करेगा जो है, तो इसकी वो ताब नहीं ला सके अपने ज़मीर की, उस ज़माने के इसहाक डार। और उन्होंने कहा जी कि शरीफ ख़ानदान ने तो ये किया वो किया। उसकी बुनियाद पे, उस बयान की बुनियाद पे जनरल अमजद जो है उन्होंने यूरोप का दौरा किया था और अल्लाह जाने बाद में क्या हुआ। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि 164 के कुछ क़वाइद व ज़वाबित होते हैं। पहली बात तो ये है कि माहौल ऐसा हो, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि ये अपनी मर्ज़ी से जो गुफ्तगू कर रहा है उसका लब लहजे से वो चेक कर रहा है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अदालत पूछती है, क्रॉस करती है कि ये आपने बयान दिया है। अदालत में मजिस्ट्रेट का पेश होना ज़रूरी है ताकि वो तस्दीक कर सके अदालत के सामने कि हाँ मेरे सामने मिस्टर एक्स ने अपनी मर्ज़ी से ये बयान दिया है। मिस्टर एक्स अगर उस मौके पे ये कह दें कि ऐसा नहीं है तो अदालत उस सबूत को बाहर फेंक देती है। अच्छा, राना साहब से हमने ज़ाहिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं दिखा सकते थे, उनसे यही पूछा गया तो उन्होंने भी खुद ये कहा, उन्होंने कोई वो एक डॉगमेटिक पोजीशन नहीं ली। उन्होंने कहा देखें, किसी के बयान से या बयान ना होने से
अगर सिर्फ इस बयान की बुनियाद पे सबूत नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकमस्टांशियल जो एविडेंस है, जैसे कि वो ऑडियो, हाँ, उसकी उसको ये बयान भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये केस जो है वो बन सकता है। और वो उनसे जब पूछा गया कि किस एक्ट के तहत, तो उन्होंने कहा जी मोस्ट लाइकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो फंसाना है तो आप फंसा सकते हो जी, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि मुकदमात तो नए बनते जा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहे। अब तो इद्दत पे बात आ गई तो मेरा ख्याल है पहले वो 100 सेंचुरी की बात थी, अब शायद 200 से 2 सेंचुरीज हो गई होंगी। मेरी इतनी गिनती से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा उस साइफर पे भी बात करेंगे जिसके गिर्द ये पूरा मसला घूम रहा है। जी, तो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस खुफिया सिफारती साइफर की कि जिसके गिर्द पिछले साल पूरा एक बयानिया घड़ा गया। 8 मार्च की ये बात है जब हमने पहली दफ़ा इसका जिक्र सुना। उसके बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने जाके उनसे कहा कि ये जो साइफर है आप ये वापस कर दें। तो उन्होंने कहा ये मुझसे गुम हो गया है। लेकिन फिर 27 मार्च को फिर हमने देखा कि उन्होंने जलसे में खड़े होके पिछले साल 27 मार्च जी 27 मार्च को उन्होंने ये लहराया भरे जलसे आम में कि ये अमरीकी साजिश का शाखसाना है। उसके बाद उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग भी की, उसके बाद उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग भी की। बाद में हमने देखा कि ISPR ने, फ़ौज ने बहुत क्लियरली आकर कहा कि ये जो साइफर वाला मामला था इसमें किसी साजिश का सबूत नहीं था, इसमें कोई धमकी नहीं थी, और ये जो है इसमें सिर्फ गैर महज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की गई थी पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से और जो डिमार्श करने के लिए कहा गया। अगेन अब इसके ऊपर हमने इतनी बात की है कि अब मिलकर थोड़ी सी दौरानी होगी। जितने भी हमने सिफारतकारों से बात की है, सर्विंग, रिटायर्ड, जो भी, वो कहते हैं कि यार देखो लैंग्वेज हार्श थी, अनयूजुअल नहीं थी। हाँ, विद अस और अगेंस्ट अस, बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, ये भी बातें हमने सुनी हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ खेला गया और फिर अब तो ऐसा है कि जैसे कभी ये हुआ ही नहीं था। सिर्फ साइफर की बात नहीं थी सर, एक पूरा एक झूठ पर मबनी, सॉरी टू से, बयान बनाया गया कि ये रजीम चेंज हुई है, अमेरिका ने इसमें किया है, एक मुल्क जो अमेरिका, ओ मुझे नाम नहीं लेना चाहिए यार, हमें खुदा खौफ का, क्या 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 किसको क्या बना रहे हो यार, ठीक है। ये सारी नैरेटिव चली। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए मुतासिर किया, आपने इसको डिग्रेड किया और इंडेंजर किया, ये सब कुछ हुआ है। और अब अच्छा लॉजिक, मैं अक्सर मेरा सवाल पूछता था, मैंने कहा चलो मैं मानता हूं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, तो फिर अमेरिका एकदम IMF के थ्रू आपको अप्रूवल नहीं करवा देगा, अमेरिका आपको एड नहीं भेजेगा, आखिरकार वो ही इन लोगों को लाए हैं ना, इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा फिर। दूसरी बात है कि अगर अमेरिका ने आपके वजीर आजम को आउस्ट किया है तो आप उसी अमेरिका में जाके लॉबिंग क्यों कर रहे हैं? आप उसी अमेरिका के कांग्रेसमैन के सामने दिन रात मिन्नत क्यों करते हैं कि जी देखिए कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, अगर किया ही उन्होंने है यार। लेकिन फिर बीच में ये बयानिया आता है कि नहीं जी मस्ट आई मूव्ड पास्ट इट। उन्होंने कहा ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं, ये एक्सपोर्टेड कंस्पिरेसी थी। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्रों में हम फंस गए हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वहां नहीं घुसना चाहता। मेरा देखो 36वां पंक्चर तुमने जो फर्द जुर्म आयत की है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। मेरा सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि यार जब आपके पास इतना मजबूत मुकदमा है कि ये साइफर है और साबिक वज़ीर आज़म ने इसके साथ खेलने की कोशिश की, एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ना ये, और उसके साथ एविडेंस भी लगे हुए हैं, तो फिर आपको ये जो बचपने की हरकतें हैं ये करने की क्या ज़रूरत है अपने ही मजबूत बयानिए पे सवालिया निशान लगाने के लिए कि एक बंदा जो है वो गायब हो जाता है 1.5 महीने पहले, जो की विटनेस है, और फिर अचानक उसकी एक्सप्लेनेशन ये पेश करें जी वो एक दोस्त के घर पे था। मतलब फिर इसकी क्या जरूरत है अपने ही मजबूत बयानिए के ऊपर सवालिया निशान लगाने की? क्या एक्सपर्ट सर देखिए ऐसे कुछ होता है ना कि आप एक डायरेक्टर जाता है प्रोड्यूसर के पास और कहता है कि सर मैंने एक बड़ी खूबसूरत मूवी बनाई है, इसमें मतलब क्या एक्टिंग है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या प्लॉट है, और प्रोड्यूसर कहता है हाँ यार लेकिन माल बेचने के लिए ना एक आइटम नंबर चाहिए मुझे, चाहे वो उस फिल्म में फिट हो या नहीं। लेकिन इस आइटम नंबर आपको पता है आइटम नंबर जो है उस पे बाज़ औक़ात पूरी फिल्म के बराबर बजट लगता है, लेकिन ये तो बड़ा सस्ता तरीन आइटम नंबर। मेरे हिसाब से पिछले साल चेयरमैन PTI ने एक साइफर पे खेला, सियासी मकासद के लिए खेला,
अब आज जो हम देख रहे हैं वो ये गवर्नमेंट भी ये जो कुछ हो रहा है वो उसे अपना सियासी मकसद के लिए उसको कर रहे हैं। इसकी लीगल जो है हम देखेंगे कि क्या होता है, ये 164 एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, FIA में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ये काउंटर नैरेटिव है ना। एक पिछले साल पूरी उनके बड़े बड़े हिमायती जो हैं वो जलसों में वो बिल्कुल इस पे आमादा थे कि हम गुलामी, अमरीकी साजिश, वो उससे बाहर नहीं निकले। हम बार बार, आप खुद भी कहते हैं कि देखें ये सच और झूठ की लड़ाई जो है, सच को बाहर आते आते बहुत टाइम लगता है। ये ग्रे की लड़ाई है मेरी जान। पिछले साल जो उन्होंने बयानिया घड़ा, अब ये तो वो खुद भी मानते हैं कि उसकी कोई बेसिस नहीं थी, इट वाज आउट ऑफ थिन एयर कंप्लीटली, ठीक है ना। अब ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये उस पूरे बयानिए को जो डिमोलिश करने की एक बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही भोंडी सी कोशिश है। हाँ, हालांकि उसकी जरूरत मैं भी करता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि उनको अपना प्रेशर बढ़ाना है तो वो रोज नया नया कोई। और ये इस पर मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अहम है, वो ये है कि अगर आप एक ये कह रहे हो ना कि यार आपने गलत किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह रहे हो कि दूसरे ने सही किया है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि दोनों गलत हो। तो यहाँ पर मुझे तो वही सिचुएशन लग रही है ना यार, दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, जहां तक ये बात है ना आपकी वही हकीकी आज़ादी और ये वो और अमेरिका में जलसे फलाना टीरा, ये जो चल रहा है ना इसका, अगर मैं आपको आई विल पुट मनी ऑन द टेबल कि कल अगर अबू सुलेमान खुद आके कहते हैं ना कि यार ये मैंने ऐसे ही बनाया था, तो बहुत उनके सपोर्टर हैं जो कहेंगे कि नहीं तू सही था, तुझे पता ही नहीं है लेकिन तू सही था। अभी भी ना वो कहते हैं, अच्छा बेस्ट पार्ट जो है ना, लोग कहते हैं कि हाँ इससे साबित हुआ कि साइफर एक हकीकत है। भाई साइफर की हकीकत को तो कौन नहीं मान रहा, गेम ये है कि क्या उसमें रिजीम चेंज था या नहीं था। लेकिन अगेन ये वही डिबेट है कि अब हम घूमते रहेंगे, जिन्होंने मानना है वो मान रहे हैं, जिन्होंने ना वो नहीं मानेंगे। सही है, 100 बिस्मिल्लाह। ये मौजू हम यहीं पे छोड़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो थोड़ा सा सैलाब मुतासरीन की बात करेंगे और वो जो वादे हमारे साथ हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किए वो कहाँ तक पहुँचे उस पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक मरतबा फिर मानसून का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं। सिंध के लोग जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे पिछले साल की बारिशों से, सैलाब से, उनके लिए तो एक बहुत ही ये खौफनाक चीज़ हो चुकी है। सिर्फ आपको मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि जो पिछले साल की जो आफत आई थी उसमें कोई 3 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। यहाँ सिंध में कोई 20 लाख मकानात जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, जिसके बाद हमने दुनिया भर से अपील की कि हमारी मदद को आएँ, ये क्लाइमेट चेंज का मसला है। UN के सेक्रेटरी जनरल ने बहुत अपील की और फिर जिनीवा में हमने देखा कि प्लेजेस सामने आई कोई $9 बिलियन की। मुख्तलिफ ममालिक ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हालिया 6-7 महीनों में हमने देखा है कि कोई ख़ास इमदाद आई नहीं। नसीर मेमन साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो इन मौज़ूआत पे लेते हैं, उनकी नज़र है इस पर। नसीर साहब ये बताएं कि मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो इसी हफ्ते छपा है, उसमें आपने कहा कि स्विस गवर्नमेंट ने हमें ताज़ा एक दिया है, लोन दिया है, लेकिन ये जो बाकी भी जो इमदाद थी जिसमें 90% शायद लोन्स ही थे, उसमें से कितनी अभी तक आई है या आनी है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसको 2 हिस्सों में देखिए। एक तो जब डिजास्टर आया 2022 में तो एक फ्लैश अपील हुई थी जो कि लाइफ सेविंग किस्म की होती है कि इमीडिएटली पैसे चाहिए, लोगों की जिंदगियां खतरे में, उनको बचाना है। और वो तकरीबन उसका मेरा ख्याल है कि 50-60% बमुश्किल हमें रिसीव हुआ है। लास्ट ईयर $472 मिलियन का टारगेट था, तो कोई 73%, ये UN का ऑफिशियल डाटा है, UN ओचा के अपने वेबसाइट पे है, उसका 73% पाकिस्तान को मिला और बाकी नहीं मिल सका। और इस साल जो पाकिस्तान ने $344 मिलियन, उसका बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा था, कुल $816 मिलियन की अपील थी, उसका भी कोई अभी तक 60% मिला है, लेकिन अभी आधा साल रहता है तो शायद कुछ मजीद पैसे आ जाएं। ये तो फ्लैश अपील है जो कि लाइफ सेविंग है, लेकिन उसका भी जो कि अर्जेंट तरीन होती है उसका भी एक तरह से आप समझें कि 50-60% वसूल हो सका। जो जेनेवा वाली कॉन्फ्रेंस है वो चूंकि प्लेजेस हैं, वो वायदे हैं, और वो जाहिर है उसको वक्त होता है, लगता है मटेरियलाइज होने में। जैसे सपोज वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये इदारे जब प्लेज करते हैं तो फिर उनका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो काफ़ी गवर्नमेंट और उन इदारों के दरमियान फिर लेकर डॉक्यूमेंट्स बनना और उसके सिस्टम्स बनना एक काफ़ी टाइम लेने वाली चीज़ है। तो उसका एक फ्लो ऐसा रहेगा। गवर्नमेंट ने भी जो अपील की थी जेनेवा में, वो कहा था कि आप हमें $8 बिलियन दे दें, हमें $16 बिलियन, पाकिस्तान को $16 अरब की तकाजा है फ्लड को मैनेज करने के, उसके इम्पैक्ट्स को।
तो गवर्नमेंट ने कहा कि $8 अरब हम अपने लगा देंगे, 3 साल के अंदर $8 अरब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी दे दे। तो लकीली $10 अरब के लगभग उसके वायदे हुए, जिसमें से यही वर्ल्ड बैंक भी है। जहन में रखिए कि उसका 90% कर्जे हैं। ये अच्छी बात है कि ये कर्जे सॉफ्ट लोन होते हैं, डिजास्टर्स के हालत में तो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, 1% या उससे भी कम। अच्छा नसीर मेमन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये ठीक है जितने वादे होते हैं कभी भी पूरे नहीं होते, लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात समझी जाती है इंटरनेशनली। अगर आप देखें जहाँ जहाँ भी इस तरह के वादे होते हैं इतने ही पूरे होते हैं। बड़ी बात है अगर 50% भी मिल जाए, भले पाकिस्तान का ज़लज़ला हो या हेटी का। मैं आपको बता देता हूँ, हेटी में 2010 में जैसे आपको पता है एक ज़लज़ला आया था, ठीक है, और बहुत ही तबाहकुन था। उसके बाद 4.6 बिलियन डॉलर, और ये अगेन अक़वाम मुत्तहिदा की फिगर्स हैं, मेरी नहीं है, प्लेज हुए थे। 2000 सितंबर 2011, मतलब तकरीबन 1.5-2 साल बाद सिर्फ 40 या 42% रिलीज हुए थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा बाय कंट्री जाएं तो अमेरिका ने 900 मिलियन प्लेज किए थे और एंड 2011 के एंड तक सिर्फ 18-19% दिए थे। जापान ने 100%। अच्छा, तो फिर यह है कि पाकिस्तान को अगर ये वादे हुए और मिले इतने, तो इसमें खास बात क्या है? नहीं, हम तो ये देखें ना, ये हम रिविजिट कर रहे हैं कि जो जिस वक्त वादे हुए थे तो हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि जी कि इतने पैसे आएंगे, लेकिन हम सिर्फ उसको फॉलो अप करके ये देखना चाह रहे हैं कि 6 महीने में। अब आप अगर मुझे फीसद बता दें एज अपोज टू फिगर्स कि ये जो 8 बिलियन या 9 बिलियन थे उसमें से कितने फीसद अभी तक आ चुके हैं? देखिए, इसका एग्जैक्ट डेटा ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट हुए जिनके पैसे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में पैसे दे दिए हैं। जो जाहिर है एक सर्टेन फ्लो होता है, उसका एग्री होता है गवर्नमेंट के साथ। वो हाउसिंग के प्रोजेक्ट अब साल कंप्लीट होने को अब जाके स्टार्ट हुआ है, कम से कम जो 21 लाख घर बनने हैं सिंध में। फिर लाइवलीहुड रेस्टोरेशन का भी एक और प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, वो भी $500 मिलियन का है, वो भी रोल आउट हुआ है, लेकिन वो भी रिसेंटली हुआ है। इसके अलावा USAID खास तौर पर जो एक तो ये कर्जे, उसके अलावा जो बाकी USAID या दूसरे ममालिक ने इमदाद दी है, उसमें से तकरीबन $43 मिलियन USAID ने दिए हैं। 21% उसका शेयर है, तो US का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर मैं कंट्री वाइज जाऊं। उसके बाद बर्तानिया ने कोई 14% कंट्रीब्यूट किया है, तो ये जो जापान ने 12% किया है। लेकिन ये जो जेनीवा वाले $10 अरब हैं, ये चूंकि इसको 6 महीने बड़ा लाइफ टाइम नहीं है इस पूरी चीज को प्रोसेस होने में। इस वक्त तक जो ज्यादा पैसे इस वक्त रोल हो रहे हैं, जो बजट में भी आपको अगर सिंध गवर्नमेंट का बजट देखें अगले साल के लिए, तो उसमें जो फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादातर वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरा, अब मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं मैं कह सकता हूं कि आप समझ लें कि उसका जो रोल आउट है उसमें कम से कम वर्ल्ड बैंक और ADB का मुझे पता है कि उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया, तकरीबन $2 बिलियन। अच्छा, एक वक्फा ले लें नसीर साहब, फिर तरफ आते ही मौजूद जारी है। वेलकम बैक। डेवलपमेंट एनालिस्ट नसीर मेमन हमारे साथ हैं और गुफ्तगू ये हो रही है कि पिछले बरस के सैलाब के बाद जो बैनुल-अक़वामी इमदाद आई वो कितनी थी और जो आई उसका क्या हो रहा है। नसीर साहब, आपका आर्टिकल मैं भी पढ़ रहा था इस बारे में, उसमें जो आदाद शुमार हैं कि 20 लाख मकानात बनने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, और तकरीबन 12 मिलियन मुतासरीन को दोबारा आबाद करना है, ये उससे भी बड़ा टारगेट है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ थी जिसकी वजह से सैलाब आए या पानी रुका महीनों तक, वो ये था कि जो गुज़रगाहें हैं, नेचुरल गुज़रगाहें हैं, उनमें लोगों ने कब्ज़े कर लिए, खेत बना लिए, सड़कें निकाल दी, घर बना लिए, तो वो जगह तंग हो गई और उसकी वजह से ये सारी मुसीबत हुई। फिर आपने लिखा है कि LBOD जो है प्रोजेक्ट, उसने जो पूरन ढोरो जो था नेचुरल वे वाटर वे, उसको ब्लॉक किया। अच्छा, उसको लिए एक स्कीम बनी थी कि जो उसका नेचुरल फ्लो है वो बहाल करने के लिए जो है अंडर पासेस बनाए जाएं, और उसके लिए रकम भी मुख्तस कर दी गई थी, लेकिन वो अंडर पासेस तक नहीं बने। तो अगर 100 रुपए में से 20 रुपए भी आ रहे हैं तो वो भी कहाँ ढंग से खर्च हो रहे हैं? वैसे साहब मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल ये जो अंडर पासेस हैं, जो भी नेचुरल वाटर वेज को क्लियर करने के प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सिंध की पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि ये रूट काज है फ्लड का।
और दूसरा राइट बैंक पे अगर जाए, दोनों बैंक्स को देखें तो राइट बैंक पे आरबीओडी एक ऑलमोस्ट अबंडन हो गया। इस साल आप देखें सिर्फ 5 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट ने रख दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं 5 लाख 2015-16 के बाद 5 लाख देखें उसको कुछ भी नहीं। तो जी ये बस बड़ा इनाम रख लिया, मुझे नहीं समझ आई इसकी क्या। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं रखा। ये प्रोजेक्ट अब 3 मरतबा उसके PC1 रिवाइज हुए हैं, तो स्टेगनेंट पड़ा है पिछले 7-8 साल से। इसकी वजह से मंछर लेक तबाह हो गई है। इतना एक बड़ा क्राइम अगेंस्ट नेचर हुआ है मंछर लेक की बर्बादी की वजह से, क्योंकि आरबीओडी स्कीम कंप्लीट नहीं हो पा रही। के पीछे पूरी स्टोरी है, मैंने अभी डान में लास्ट वीक इस पे भी लिखा है आर्टिकल, आरबीओडी कॉनंड्रम। तो ये एक इशू है। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो आपने लेफ्ट बैंक की बात की, लेफ्ट बैंक बड़ा यूजफुल प्रोजेक्ट अदरवाइज होता है, लेकिन उसके जो डिजाइन में ना अलाइनमेंट है, उसने जो ढोरो पुरान जो कि पुराना रिवर कोर्स है, उसको जगह जगह से उसका नेचुरल फ्लो टू रन ऑफ कच्छ जो था उसको ब्लॉक किया। अब उसके लिए स्कीम तो बनी है, लेकिन स्कीम बनाना एक चीज है, अब आप इसके ऊपर पैसे लगाएं और उसको वार फुटिंग पे करें। लास्ट फ्लड में 2022 में 2-3 हफ्ते वहां पर लिटरली मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, ये इलाके किसी भी वक्त डूबने के हालत में थे, और झुड्डो का इलाका तो 2-3 हफ्ते पानी के अंदर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इनको अवले देनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट। तो अभी नसीर साहब, इसके साथ साथ आपने जैसे अभी वसत भी कह रहे थे कि बहुत सारे मकानात जो ढह गए उनकी तामीर भी होनी थी, और आप कुछ पहले मेंशन भी कर रहे थे। इस पे बताएं कि क्या अपडेट आपको नजर आ रही है, सिंध में कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा? जी शाहजेब, ये कोई 21 लाख घर हैं जो नए तमीर होने। घर क्या हैं जो बह गए, वो तो ज्यादातर रूरल एरिया सिंध में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, कच्ची झुग्गियां थी, मोस्टली सिंगल रूम थे। आप डेटा उठा लें 2017 की सेंसस का, 60-70% रूरल एरिया का सिंगल रूम, थैचड हट और ये चीजें थी। अब वो बह गई, उनकी जगह एक अच्छा पक्का कमरा बनना है, उसका डिजाइन अच्छा है और उसको फ्लड रेजिलियंस बेसिस पे डिजाइन करवाया गया है। उसमें यहाँ सिंध की यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस भी है। तो अब लेकिन चूंकि उसका इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये $500 मिलियन बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उसमें डोनर और गवर्नमेंट दोनों की ख्वाहिश होती है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट हो और ये ठीक तरह से खर्च हो। तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक सिंध पीपल हाउसिंग एक अलग से कंपनी बनाई, और अब उसके थ्रू इनिशियल सर्वे, 21 लाख घरों का सर्वे भी टाइम लेता है, फिर उसकी वैलिडेशन हुई है। तो जो लीडिंग 2-4-5 बड़ी NGOs हैं सिंध की, उनके थ्रू ये इसका अब काम शुरू हुआ है। और अभी रिसेंटली पिछले महीने जिन जिन की वैलिडेशन कंप्लीट होती गई है, उनके अकाउंट्स खुले हैं, इंडिविजुअली अकाउंट्स में पैसे लोगों को डायरेक्ट जा रहे हैं, ताकि दरमियान में ठेकेदार नहीं है। ये एक अच्छा मैकेनिज्म बना है जिसको मैं काफी बेहतर समझता हूँ। तो अब ये रोल आउट हुआ है, इसको टाइम लगेगा। जो लोग बेघर हैं उनकी तकलीफ बिल्कुल बजाय है, उनकी हम समझ सकते हैं, मैं आप सब। लेकिन दूसरी तरफ हम और आप ये भी चाहते हैं कि 2 दिन ज्यादा भी लगे, लेकिन पैसे शफाफ तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो ये शुरू हो गया है मेरा ख्याल है। ये जो हाउसिंग है ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब माजी में हमने देखा है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स नाकाम हुए। इस दफा ये जो बना रहे हैं, क्या ये लो कॉस्ट और क्लाइमेट रेजिलिएंट है या नहीं है? ये इस घर का तखमीना शुरू में फी घर का 3 लाख रुपए लगाया गया था, लेकिन सुना है उस इन्फ्लेशन के बाद उसको थोड़ा बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। मैंने वो एक आध घर देखा भी है जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है खैरपुर और लाड़काना की तरफ। तो उन्होंने वो जो प्लिंथ लेवल है वो 3-4 फीट ऊपर रखा है जमीन से। इसकी वजह से ये कम से कम है कि अब वो जिस तरह पानी लो लाइंग एरियाज में घरों के अंदर चला जाता था, एटलीस्ट वो नहीं होगा। साथ में एक और प्रोजेक्ट लाइवलीहुड रेस्टोरेशन का, जिसे कैश फॉर वर्क करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से शुरू हुआ है। उसमें उन्हीं गांव के अंदर जहां ये घर ऊंचाई पे बने हैं, तो उनके जो रास्ते गुजरगाह हैं निकलने की, बाहर आने जाने की, तो उसको भी ऊंचा किया जा रहा है। कम्युनिटी खुद कर रही है, पैसों की मजदूरी उनको मिल रही है, खुद बना रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये काफी बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत बड़ा दावा होता है। एक घर ऊपर बनना एक काम है, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव की ओवरऑल महले वकूफ, बहुत सारे फैक्टर उसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। नसीर मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे जो है इस साल एक अच्छी खबर भी है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। पिछले साल तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल सूरत हाल थी ना कि 30% पाकिस्तान ज़ेरे आब आ गया था। इस दफ़ा एल निनो इफेक्ट, मुझे नहीं पता क्या होता है वो, उसकी वजह से PDMA का अंदाज़ा ये है कि दरमियाने दर्जे के अगर सैलाब आते हैं इस सीज़न में, तो सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा 93,000 लोग मुतासिर होंगे।
और अगर कच्चे वाले, हाँ कच्चे में जो रहते अगर हैं। ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो 4 लाख के लगभग मुतासिर होंगे। पिछली दफा जैसे हो गया था ना कि हाँ, इस दफा उस तरह की 1 आफत करोड़ की तवक्को नहीं है अभी तक। तो दुआ करेंगे कि इस दफा जो है हमारे सर पे इलेक्शन है, दूसरे मामलात हैं, हम उनसे निपटे। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।